नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाने की पुलिस ने 7 वाहन चोरों व पांडेपुर लालपुर की पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। जिले में बहुत जल्द पुलिसकर्मियों हेतु बनाया जाएगा अस्पताल। कोविड से ठीक हुए मरीजों में कुछ शारीरिक समस्याएं लंबे समय तक बने रहने पर बीएचयू फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया इसका निदान। और कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने काशीवासियों से की अपील, कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु रखें 2 मिनट का मौन। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाने की पुलिस ने 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लंका पुलिस द्वारा शातिर गैंग का खुलासा किया गया। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये गैंग बीएचयू के आसपास के विभिन्न अस्पतालों में ऑन डिमांड वाहन चोरी करके बिहार में बेचता है। बिहार में कैमूर के विभिन्न थानों पर इस गैंग के द्वारा चोरी किए गए 12 वाहन पूर्व में बरामद हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित इस गैंग का सरगना पंकज पासवान है, जिसके द्वारा बीएचयू के आसपास से दर्जनों वाहन चोरी करके बिहार में बेच दिया गया है। देखिए, थाना लंका पे एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। इसमें गैंग के कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इस गैंग पे हमारी टीम काफ़ी पहले से काम कर रही थी। इसमें बीएचयू और उसके आसपास के जो अस्पताल है वहाँ से कई गाड़ियों की चोरी होने की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी लगातार। उसमें इंस्पेक्टर लंका महेश पांडे और चौकी प्रभारी बीएचयू राजकुमार के नेतृत्व में टीम यहाँ पे लगाई गई थी वाहन चोरी की गैंग को क्रैक करने के लिए। उसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसी दौरान सफलता प्राप्त हुई, जिसमें गैंग वर्कआउट हुआ और इस गैंग के 7 सदस्य पकड़े गए, जिनसे 10 मोटरसाइकिलें जो कि बीएचयू और उसके आसपास के हॉस्पिटल से चुराई गई है, बरामद हुई हैं। इस गैंग से पूछताछ से कई चीज़ें निकल करके आई हैं। इनके द्वारा यहाँ से लगभग सैकड़ों गाड़ियों को चुराया गया है। उन गाड़ियों में लगभग 1 दर्जन वाहन बिहार के कैमूर के अलग अलग थानों में बरामद है। इनके गैंग के कुछ सदस्य कैमूर में पकड़े गए थे, उनसे वो लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ कनेक्ट हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वाहनों के बारे में जानकारी हुई है। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्य हैं, जिसमें हमने अलग से अपनी टीम लगा रखी है उसको बरामद करने का और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह गैंग ऑनलाइन और ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी करता था। इनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बना रखा था और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके गैंग के जो खरीदने वाले थे और बेचने वाले थे और चोरी करने वाले थे, तीनों लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में बने हुए थे, सम्मिलित थे। कोई भी गाड़ी इनको जो दिखती थी उसकी फोटो ये तत्काल उस ग्रुप में डालते थे और क्या किस प्राइस में बेचना है, कहाँ से कौन सी गाड़ी की डिमांड आ रही है, उसी के अनुसार गाड़ियों को चोरी करके ये तुरंत ले जाकर के बिहार में बेचते थे। इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो चोरी के वाहन ये बेचते थे उसका बिहार में शराब तस्करी में प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में हम अलग से जानकारी कर रहे हैं, हमारी सुराग दृष्टि इसके बारे में की जा रही है। बिहार में जो गाड़ियाँ 1 दर्जन गाड़ियाँ अलग अलग थाना चांद, थाना कुदरा, इनपे कैमूर के हैं, उनपे बरामद हुई है। उनको वो कनेक्ट हो गई है, यहीं से चोरी की गाड़ियाँ हैं। उनके संबंध में विधिक कार्रवाई हमारी की जा रही है। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी हुई है, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगातार जानकारी कर रही है। इस गैंग के पकड़े जाने से निश्चित रूप से यहाँ वाहन चोरी की घटनाओं में काफ़ी नियंत्रण होगा, घटनाओं में कमी आएगी। उच्च अधिकारियों से इस गैंग को रिवार्ड करने के लिए अलग से किया जा रहा है और इनको गैंग को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। गैंग का पुराना कुछ आपराधिक मामला, इनसे भी हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जो गैंग का इसका लीडर है वो पंकज कुमार पासवान है। ये डिड़ीखिली पोस्ट अकोड़ी थाना दुर्गावती जनपद कैमूर बिहार का रहने वाला है। इनके साथ 6 अन्य लोग जो हैं, रमजान अंसारी, अमन सिंह, जितेश कुमार, दीपक कुमार, संदीप चौरसिया और दीपक चौरसिया, ये सारे लोग मिल करके वाहनों की चोरी करके उन वाहनों को यहाँ से ले जा करके बिहार में बेचते थे और हमारी टीम इनसे पूछताछ कर रही है। अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनका जो सदस्य बिहार में पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 1 दर्जन मोटरसाइकिलें लगभग बरामद हुई हैं, उनमें भी इनका नाम इंक्लूड कराया जाएगा। तो जाहिर है वो भी 1 दर्जन मुकदमे इनके ऊपर रहेंगे। बाकी और जांच इनकी हम कर रहे हैं इस संबंध में। जिले में बहुत जल्द पुलिस कर्मियों हेतु अस्पताल बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर आई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पुलिस लाइन में अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया है। उनके इस निर्णय से पूरे पुलिस महकमे में काफी खुशी नजर आ रही है। पुलिस कर्मियों की सुविधाओं के लिए एक अस्पताल की जरूरत काफी समय से थी, जिसके बाद वाराणसी में कमिश्नरेट बनने के बाद ये मांग भी पुलिस कर्मियों की पूरी की गई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर फील्ड में कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों के हित को देखते हुए ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी के सहयोग से ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, जो जल्द ही पुलिस कर्मियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस कर्मी हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिस तरह से वो फील्ड में उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं, चाहे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को मैन करने की हो, चाहे एनफोर्समेंट करने की हो, चाहे अपराध और अपराध के नियंत्रण करने की हो, तो इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं संक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी दशा में उनके स्वास्थ्य के लिए, यानी कि अगर ऐसा कोई कर्मचारी खुदा न खास्ता अगर वो संक्रमित होता है तो उसके लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। उसके क्रम में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों ने एक सरकारी भवन आइडेंटिफाई करा। उसमें 48 बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड भी हैं और पुलिस लाइन में भी इसी तरीके का एक छोटा फैसिलिटी हम लोगों ने तैयार करा है। लेकिन सुखद बात यह है, चूँकि हमने एबंडेंस प्रिकॉशन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों का हमने वैक्सीनेशन कराया है, इसका नतीजा ये है कि आज की डेट में अगर हम आज 4 जून की बात करते हैं तो मात्र 15 कर्मचारी ही कोरोना संक्रमण में पॉजिटिव हैं, जिसमें से एक भी कर्मचारी हॉस्पिटलाइज नहीं है, सारे अपने होम क्वारंटाइन में हैं। तो कुल मिला के हमने व्यवस्था बना ली है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कोई इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन इमर्ज करती है तो हम एक तरीके से सेल्फ रिलायंट है, यही इसकी मूल भावना थी और उस भावना के तहत हमने इस पर काम किया। कोविड से ठीक हुए मरीजों में कुछ शारीरिक समस्याएं लंबे समय तक बने रहने पर बीएचयू फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडे ने इसका निदान बताया। वैश्विक महामारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को कुछ शारीरिक समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, जिनमें कुछ सामान्यतः थकान महसूस होना, सांस फूलना, आलस्य, जोड़ों में दर्द, मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी इत्यादि है। मरीज जो पुरानी बीमारी के साथ कोविड संक्रमित हुए हों, उनमें अन्य भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मरीज जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ न हुए हों, उनमें कार्य करने की क्षमता की कमी देखी जा रही है। बीएचयू विज्ञान संस्थान स्थित ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडे बताते हैं कि ऐसे मरीजों को पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन के तहत कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन विधि, जिसमें श्वसन तंत्र एवं हृदय की गति क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत विशेष व्यायाम की सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं परीक्षण कर उनकी समस्याओं के अनुरूप व्यक्तिगत तौर पर व्यायाम करने की सलाह देते हैं तथा समय समय पर उनका परीक्षण कर शारीरिक क्षमता का अवलोकन करते हैं। इससे मरीज की क्षमता की वास्तविक स्थिति पता चलती है तथा उनका आत्मबल भी बढ़ता है। उनका कहना है कि संक्रमण से ठीक हुए मरीज तुरंत जिम और ज्यादा वर्कआउट ना करें। इसके लिए वो अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। इसके बाद ही इस तरह के कार्य करें, नहीं तो इससे उनको नुकसान हो सकता है। डॉक्टर एस पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य जगहों से देखकर एक ही प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबको एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर और अपने डॉक्टर के अनुसार अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज की जानी चाहिए। हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं होती है। इधर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोविड से रिकवर कर गए और उनकी स्थिति जो है वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बहुत सारे मरीज जो हैं आज भी तमाम तरह की परेशानियां वो बताते हैं। उन परेशानियों में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ में ये रहती है कि प्रोलॉन्ग जो बेड-रिडन पेशेंट हैं जिनका HRCT या लंग जो है वो 40% 50% के अप्रॉक्स कोविड निमोनिया की वजह से वो लोग परेशान थे और रिकवर होकर के आए हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू में
उन लोगों के जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है वो लगातार अभी भी बने हुए हैं। सबसे बड़ी जो समस्या उन मरीजों में देखने को मिलती है वो ये होती है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको काम करने की इच्छा नहीं करती है, साथ में खाने पीने और डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है और जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन, साथ में कुछ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज और उनका जो SpO2 लेवल है वो भी 100% ना होकर के 90, 95%, 96% तक ही रहता है। ऐसे पेशेंट्स को पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन करने की आवश्यकता है। यूजुअली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करते हैं। जैसा कि जानकारी होगी कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है सिर्फ फेफड़े को ही नहीं, साथ में हार्ट को भी इन्फ्लेम कर देता है और बाकी ये अगर सीरियस हो जाए तो फिर और भी जो हमारे ऑर्गन हैं उनको भी अफेक्ट किया हुआ रहता है और उनसे पेशेंट ठीक होकर के आ रहा है। तो उन लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि सामान्य हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जो रिकवर होकर के क्रिटिकल कंडीशन से आया है उनको कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। यूजुअली इन पेशेंट्स को हम उनके जो फेफड़े हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रेंथन करें उस पर वर्कआउट कराने के लिए कहते हैं और साथ में कार्डियो एंड्योरेंस एक्सरसाइज पे वर्क करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो तुरंत जिम में चला जाए और बहुत विगरस जो पहले की एक्सरसाइजेस करनी थी कुछ समय के रेस्ट करने के बाद से फिर से वो एक्टिविटी शुरू करें। मैं इसको टोटली गलत मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि जो भी एक्सरसाइजेस ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं उनका किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर के ही फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे मेडिकल के जो कंडीशन है उसको वो बहुत अच्छे से डेप्थ में उसको जान करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से उनको रिहेबिलिटेट करने का काम करते हैं। तो दिस इज फिजियोथेरेपी, मतलब जिसको कहा जाए कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम किसी पेशेंट को बता दें और फिर जनरल पॉपुलेशन जो है उसी एक्सरसाइज को करें। मैं मानता हूँ कि ये सर्वथा गलत होगा। हर एक पेशेंट को अपने मेडिकल कंडीशन के अनुसार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जो कि कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में एक्सपर्ट हो उनसे ज़रूर मिल करके और आगे ये करना चाहिए। और आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिना स्ट्रेंथनिंग के अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, फंक्शनल एक्टिविटीज़ में आना वो आपको कहीं न कहीं से आपको परेशान कर सकता है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने काशीवासियों से कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखने की अपील की। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने काशीवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति हेतु शोक सभा आयोजित की गई है, जिसमें जो लोग जहां पर भी हों वो आगामी 9 जून को सुबह 9 बजे 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति की कामना करें। साथ ही जो लोग इस समय इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। नमस्कार, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि कोरोना महामारी ने कई लोगों को हम लोग के बीच से छीन लिया और कई लोग आज भी विभिन्न अस्पतालों में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कल यानी कि 9 जून को प्रातः 9 बजे इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक 2 मिनट का मौन रखने का अपील किया गया है। साथ साथ ऐसे सभी लोग जो इस बीमारी से आज भी जूझ रहे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की भी अपील की गई है। मैं सभी शहरवासियों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कल अपना कीमती समय से 2 मिनट निकालकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दें। मैं फिर आपको रिमाइंड करता हूं, कल 9 जून को प्रातः 9 बजे जहां भी हों वहां पर खड़े होकर इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें एवं सभी ऐसे लोग जो विभिन्न अस्पतालों में इस बीमारी से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। पराड़कर स्मृति भवन में चल रहा वैक्सीनेशन शिविर स्थगित कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मीडिया कर्मियों व उनके परिजनों के लिए मैदान स्थित पराड़कर भवन में चल रहे वैक्सीनेशन शिविर को स्थगित कर दिया गया। इस बाबत काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने बताया कि पराड़कर भवन में मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन शिविर के माध्यम से टीका लगाया जा रहा था। इसी क्रम में वाराणसी स्वास्थ्य विभाग को 100 लोगों की लिस्ट बनाकर दी गई जिन्हें आज कोरोना टीका लगना था, लेकिन विभाग द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि शिविर एक स्थान पर सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ही लगाया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा 1 जून से पराड़कर स्मृति भवन में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन करने के लिए काशी पत्रकार संघ को सूचना दी गई थी। वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा था। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिदिन 18 प्लस के लोगों को 50 और 45 प्लस के लोगों को 50 वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही थी। हमारे यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 350 है। यदि एवरेज मान लिया जाए कि एक सदस्य, उसकी पत्नी और एक बच्चे को, तब भी 800 से ऊपर सदस्य संख्या होती है। वैक्सीन सिर्फ 346 लोगों को लगी थी कल तक। उसके बाद बताया गया था कि 8 और 9 जून को भी 50-50 वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। संघ की ओर से लगभग 100 सदस्यों की सूची जारी कर दी गई थी। फिर अचानक आज सवेरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया इस शिविर को सिर्फ 1 ही सप्ताह तक हम एक जगह लगा सकते हैं, उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। यदि एक दिन पहले यह बता दिया गया था तो हम सूची जारी नहीं करते। हमारे तमाम सदस्य परेशान हुए हैं। व्हाट्सएप पे सूचना तत्काल दी गई, लेकिन इसके बावजूद 50 से अधिक लोग आके वापस चले गए। इस तरह का यह तुगलकी फरमान समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा किया गया। जिलाधिकारी को इसको तत्काल संज्ञान में लेकर तुरंत हमारे यहाँ शिविर का आयोजन कराना चाहिए, क्योंकि अभी 100 से अधिक हमारे प्रमुख सदस्य, जिनमें समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और प्रमुख चैनलों के लोग हैं और वो वास्तविक पत्रकार हैं और उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उन्हें अभी तक टीका नहीं लग पाया। कौन दोषी है इसमें, आपको क्या लग रहा है? अब इसमें हम तो स्वास्थ्य विभाग को ही दोष देंगे कि उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था उसके इतर हट के काम किया है। उन्होंने बताया था कि 2 दिन हम और वैक्सीन देंगे, तभी बताया जा रहा था कि लखनऊ से यह आदेश जारी हो रहा है, कभी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यह आदेश जारी हो रहा है, और फिर अचानक बताया गया कि शिविर को स्थगित करके दूसरी जगह लगाया जा रहा है। ये क्या तुक है? बीएसपी परिवहन मंत्री और महासचिव रहे रामअचल राजभर के निष्कासन के संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता कर विरोध जताया। बीएसपी परिवहन मंत्री और महासचिव रहे रामअचल राजभर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया है। इस दौरान निष्कासन की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और बताया गया कि अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक रामअचल राजभर का निष्कासन पूरे तरीके से अलोकतांत्रिक है, जिसका सभी कार्यकर्ता कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके साथ ही बीएसपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिले में अपना इस्तीफा भी सौंपने की बात कही। पूर्व महानगर अध्यक्ष हर्ष राजभर ने बताया कि पार्टी के इस कार्रवाई से कार्यकर्ता पूरी तरह से विचलित हैं और इसी के चलते न सिर्फ वाराणसी में बल्कि वाराणसी समेत प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक इस्तीफा दिए जाने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से रामअचल राजभर का निष्कासन हुआ है वह सिर्फ पार्टी के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमजोर करने की नीयत से किया गया है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और साथ ही साथ जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक अकबरपुर अम्बेडकर नगर माननीय श्री रामअचल राजभर जी को पार्टी द्वारा 3/6/2021 को जो निष्कासन हुआ है उनके समर्थन में
हम बहुजन समाज पार्टी सहित सर्व समाज के लोग कार्यकर्ता अत्यंत दुखी हैं। जो उनके साथ अन्याय हो उनके समर्थन में हम बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी, अधिकतम पदाधिकारी जो पदाधिकारी हैं, जो सपोर्टर है, वोटर है, साथी सारे लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। क्या वाराणसी या अन्य जिलों में भी इस तरीके के प्रस्ताव ये जो कार्यक्रम की जा रही है? प्रेस वार्ता हो रही है ये लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रही है। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं अधिकतम रोषित हैं जो पार्टी से अपना सामूहिक इस्तीफा पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतम जिलों में दे रहे हैं। लालपुर पांडेपुर की पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त सारनाथ के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मीडिया के सामने इसे पेश करते हुए एसीपी सारनाथ संतोष कुमार मीणा ने बताया कि अभियुक्तों का एक गैंग है जो मोटरसाइकिल चोरी कर बेचता है। गैंग के 3 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आज एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, जबकि इस गैंग का मुखिया अभी भी फरार चल रहा है। इसमें एक वांछित अपराधी था विजय उर्फ बबलू, जिसको अरेस्ट किया गया। एक टीम गठित की गई थी। उससे खुलासा हुआ कि 3 बाइक जो कि यहाँ पे लालपुर पांडेपुर के 3 मुकदमों में, अलग अलग मुकदमों में 3 बाइक चोरी हुई थी, वो उसके पास से बरामद हुई। उसके अलावा एक लूट की घटना थी जिसमें 10,000 की लूट हुई थी, उसमें भी ये वांछित था। तो इस तरह से 4 जो मुकदमे हैं उनमें ये वांछित अपराधी है, तो उसका अरेस्ट हुआ है और इस पे डीसीपी महोदय द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। सर, पकड़े गए अभियुक्त का चोरी करने का क्या तरीका, इनका कोई गैंग था, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? ये इनका एक ग्रुप है जिसके 4 लोग पहले अरेस्ट हो चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं। अभी भी 1-2 अपराधी बाहर हैं जिनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और उनको भी जल्दी ही पकड़कर जेल भिजवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या इनका ग्रुप सिर्फ अंतर जनपदी थे या बाहर से भी आकर ये लोग चोरी या छिनैती के काम करते थे? इनके ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर्स हमारे जनपद के ही हैं। जो चोलापुर क्षेत्र है वहाँ के 2 तो ये भाई हैं। एक जो आज गिरफ्तार हुआ है उनका एक भाई अजय है, वो पहले जेल भेजा जा चुका है हमारे थाने के द्वारा, और बाकी मेंबर्स भी आसपास के ही क्षेत्र के हैं। तो बाहर के कम हैं, यहीं के लोग ज़्यादा हैं इनकी टीम में। चोरी करने का तरीका इनका क्या था? चोरी करने का तरीका इनका ऐसा रहता है, ये पहले ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में बाइक खड़ी कर देते हैं, जैसे कि लम्ही मंडी है, वहाँ से ये लोग बाइक उठाते थे और फिर अपने क्षेत्र चोलापुर वाले इलाके में निकल जाते थे बाइक लेकर। इनका मेन सरगना कौन है? क्या अभी गिरफ्त में है, गिरफ्त के बाहर है मेन सरगना? इनका जो मेन इनका ग्रुप का मेंबर है वो, उसका नाम बंटी है उर्फ राजेश, वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उसकी तलाश जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाना अंतर्गत सरसौली में एक मकान से चोरों ने नगद व मोबाइल पर अपना हाथ साफ किया। कैंट थाना अंतर्गत सरसौली में पूर्व पार्षद के भाई कमलेश सोनकर के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि मुख्य द्वार से अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने पैंट की जेब से 20,000 नकदी और मोबाइल फोन की चोरी की। घटना की सूचना मिलते ही अर्दली बाजार चौकी प्रभारी बनारसी यादव ने तहरीर पर छानबीन शुरू कर दी है। मेरे घर में करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच में चोरी हो गया, जिसमें कि 2 मोबाइल, ATM कार्ड, नगद 25,000। ये चोरी किस प्रकार से हुई है आपके घर में, मतलब कैसे हुआ है? चोरी गेट यह है सामने, इसी को फांद कर अंदर गए, पीछे वाले रूम से जेब से 25,000 रुपया, जेब से 25,000 रुपया, 2 मोबाइल, चेकबुक। कोई शक किसी पर? फिलहाल तो अभी शक किसी पर नहीं है। तो, पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस आई भी थी। नई ऊर्जा के साथ बास फाटक स्थित मुल्तानी सिंथेटिक शॉप खोली गई।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद शहर की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में भंडारी गली बास फाटक स्थित मुल्तानी सिंथेटिक्स दुकान को खोला गया। इस दौरान दुकान के अधिष्ठाता अमित मल्होत्रा ने अपनी दुकान नए जोश एवं उल्लास के साथ खोली। इस मौके पर शंख, घंटा, घड़ियाल के साथ बाबा विश्वनाथ के गगनभेदी जयकारे लगाए गए। अधिष्ठाता अमित मल्होत्रा ने कहा कि नई ऊर्जा के साथ आज दुकान खोली गई है और बाबा विश्वनाथ से ये कामना की गई है कि जल्द पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाए। दुकान कोविड के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खोली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी लगन को देखते हुए नई रेंज उपलब्ध है, एक बार यहां अवश्य आए। हमें जी क्या दिखने के बाद दुकान कैसा लग रहा है, किस तरह ने आप लोगों ने दुकान खोला? लग तो ऐसा रहा है कि प्यासे को पानी और भूखे को खाना मिल जाए, ये हालत हो गई है। और हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने नए जोश और उल्लास के साथ इस दोबारा जो लॉकडाउन के बाद मार्केट खुला, उसके बाद हम लोगों ने पूरे जोश के साथ बाबा विश्वनाथ का उद्घोष करके डमरू, लिया, घंटा सबके साथ स्वागत किया अपने ग्राहकों का। और दुकान की फिर से रीओपनिंग कह सकते हैं कि हमने किया दोबारा। सुनसान पड़ा ठठेरी बाजार दुकानें खुलने के बाद एक बार फिर गुलजार हो गया। कोविड के एक्टिव केसेस 600 से कम होने के बाद डीएम कौशल राज शर्मा द्वारा नियमों के आधार पर दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसी कड़ी में वाराणसी जिले में सुबह से ही दुकानें खुलने लगी। शहर के प्रमुख मार्केट में से एक ठठेरी बाजार, जो विगत कई महीनों से सुनसान पड़ा था, आज फिर से गुलजार हो गया। ठठेरी बाजार के शैलेश वर्मा ने कहा कि शासन और प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। सभी व्यापारी बंधुओं और ग्राहकों से अपील करते हैं कि वो कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों में खरीदारी करें और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। देखिए, महामारी तो बहुत ही दर्दनाक रही है और बहुत ही बुरे चीज हम लोगों को दिखाई है। हमें सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आ रही है उसका अक्षरशः पालन करते हुए अपने व्यापार को करना चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि ये महामारी अभी है और हमारी सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है वो बहुत रिसर्च के बाद करती है। तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सबका पालन करते हुए अपने व्यवसाय को करें। तो इसलिए सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद मौका दी गई है, तो कैसे आए, किस तरह से दुकानदारी करेंगे आप? देखिए, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि मेरे ग्राहक आवे, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में ही सोने चांदी का जेवर बिकता है और अभी जून का महीना बचा हुआ है जिसमें अभी हो सकता है हम लोग को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का कुछ मौका मिल जाए। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी जो कोरोना गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर तीनों का प्रयोग करते हुए आए। और अगर दुकान में हमारे प्रवेश करते हैं उनको सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क पहनने के लिए कहा जाता है, तो कृपया उसका वो पालन करें। आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर बसपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बहुजन समाज पार्टी शहर दक्षिणी विष्णु दयाल के दारानगर स्थित आवास पर एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को पद ग्रहण कराकर कई पदों पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर वाराणसी सेक्टर प्रभारी मुकेश भारती, जिला सचिव दिनेश कसौदन, कार्तिक खरवार इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। विष्णु जी, आज किस तरह की बैठक संपन्न हुई है? आज माननीय बहन जी के आदेश पे मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय मुकेश भारती को बनाया गया था। माननीय बहन जी के आदेश पे पुनः विधानसभा का रिव्यू किया गया, संगठन को तैयार करने के लिए माननीय अरुण भारती साहब को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में सारी टीम का गठन किया गया और सेक्टर की तैयारी हो रही है ताकि 22 की लड़ाई हम लोग पुरजोर तरीके लड़े और पुरजोर तरीके लड़ करके माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। 22 में किस आधार पर आप लड़ाई लड़ेंगे? 22 में हमारी जो तैयारी है
22 में चुनाव जो होगा, जनता त्रस्त है इनके तमाम आश्वासन से। एक कोरोना काल में न तो किसी जनता को इन्होंने कुछ दिया न कुछ किया, इतना जनता त्रस्त है कि जनता जो है सपा को भी देख ली, भाजपा को देख ली, इस बार बसपा को निश्चित तौर पे जनता जो है मूड मिजाज बना ली है और माननीय बहन जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। अधिवक्ता देवेंद्र सिंह परमार ने कचहरी परिसर में मास्क का वितरण किया। कई दिनों बाद कचहरी खुलने पर अधिवक्ता देवेंद्र सिंह परमार ने कचहरी परिसर में आए हुए लोगों में मास्क का वितरण किया, जिस पर एडवोकेट का चिन्ह अंकित रहा। उन्होंने कचहरी आए लोगों अधिवक्ताओं में मास्क वितरित कर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कचहरी आज से हम लोग का खुला है, लेकिन संपूर्ण नहीं खुला है और कोरोना महामारी अभी गया नहीं है। इससे अभी हम लोग का बचाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज सुबह से ही और विगत 10 दिनों से मास्क का वितरण मैं कर रहा हूँ। अधिवक्ताओं के बीच में जो अधिवक्ता मास्क नहीं लगाए हैं या जिनके पास मास्क नहीं है, उनको मैं मास्क उपलब्ध करा रहा हूँ और सुबह से लगभग आज के रेट में मैं 400 मास्क लगभग वितरण कर चुका हूँ। कंबल शाह बाबा का 11वां सालाना उर्स मनाया गया। अब्दुल रहीम शाह बेनियाबाग दरगाह शरीफ पर कंबल शाह बाबा का 11वां सालाना उर्स मनाया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर केवल 5 लोगों ने सालाना उर्स मनाया। इस मौके पर फातिहा पढ़कर बाबा से अमन चैन और कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी गई। सलीम जी, आज बेनियाबाग अब्दुल रहीम शाह की दरगाह पे किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है? ये बाबा अब्दुल रहीम शाह का मज़ार आस्थाना है बेनियाबाग बनारस में, और उन्हीं को वहाँ एक बाबा का मज़ार कम्बल शाह जो कम्बल होड़ को रहा करते थे और अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हर साल की तरह इस साल भी उर्स मनाया गया। बाबा रहीम शाह का स्थान के सामने पास ही है, बाबा रहीम शाह के स्थान पर है और ये बाबा का स्थान पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते यहाँ से आते हैं। और आज लॉकडाउन का वो है, इसके लिए यहाँ पर कम लोगों को हम लोग बुलाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क का पालन किया गया और अल्लाह से दुआ किया गया कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया से कोरोना इस समय जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उस कोरोना को निजात दिला दे, कोरोना बीमारी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, ये दुआ किया गया। और हम लोग नमाज़ पढ़ते तो भी अल्लाह से दुआ करते हैं, सब लोग को दुआ करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी बाबा के सामने पर आए हुए सब लोग के लिए हम दुआ करते कि अल्लाह ये महामारी ऐसी बीमारी इस दुनिया से दूर कर दीजिए। सलीम जी, किस तरीके से आज प्रोग्राम मनाया गया? बाबा का किस तरीके से मनाया जाता है? ये बाबा का जैसे कि साल में एक बार उस बाबा का मनाया जाता है। यहाँ पर धूमधाम से चादर पोसी, अतर पोसी, गुस्ल पोसी, चादर उधर जो लोग मन्नत माने रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हम चादर पेश करेंगे, तो उसी तरह वही काम होता है। क्या उर्स मनाया गया? ये 11वां सालाना उर्स है, 12 साल बाबा का पर्दा किए हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाने की पुलिस ने 7 वाहन चोरों व पांडेपुर लालपुर की पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। जिले में बहुत जल्द पुलिस कर्मियों हेतु बनाया जाएगा अस्पताल। कोविड से ठीक हुए मरीजों में कुछ शारीरिक समस्याएं लंबे समय तक बने रहने पर बीएचयू फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया इसका निदान। और कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने काशीवासियों से की अपील, कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु रखें 2 मिनट का मौन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।